साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 164 के सेक्शन 4 के संबंध में। तो यह जो संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो देख लेते हैं यह आर्टिकल कहता क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल अर्थात विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु बिना सदस्यता के केवल 6 माह ही वह पद पर रह सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, ना ही वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, फिर भी यदि चाहे तो वह मंत्री पद या चीफ मिनिस्टर का पद धारण कर सकता है। और ऐसा ही प्रावधान जो है, इसी प्रकार का प्रावधान जो है, यह तो राज्य के लिए है, इसी प्रकार का प्रावधान केंद्र स्तर पर जो है वो आर्टिकल 75 के सेक्शन 5 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है अर्थात राज्यसभा या लोकसभा का, तो भी वह व्यक्ति क्या है, मंत्री, केंद्र में मंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। परंतु वहाँ भी क्राइटेरिया यही है कि इस तरीके से बिना चुनाव लड़े 6 माह तक ही आप पद पर रह सकते हैं। और इस 6 माह के अंतर्गत आपको उस विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी और केंद्र स्तर पर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, वरना आपको पद से अपने त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि यह आर्टिकल चर्चा में इतना क्यों आया। तो हुआ यह कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, चूँकि महाराष्ट्र में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो यह ना ही विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री की जो शपथ ली थी वो 28 नवंबर 2019 को ली थी। अतः इनको 24 मई 2020 तक विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा अपने पद से इनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि इनका 6 माह का जो कार्यकाल होगा वो पूरा हो जाएगा। अब दिक्कत क्या फंसी? दिक्कत ये फंसी कि जो कोविड-19 की महामारी चल रही, इस महामारी की वजह से सारी चीज़ें ठप्प हैं। तो निर्वाचन आयोग ने इस कोविड-19 महामारी की वजह से जितने भी चुनाव थे, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, बाईपोल या सिविक बॉडी के चुनाव हो, सब पे रोक लगा दी है। तो इस समय कोई चुनाव होना नहीं है, तो ये दिक्कत है। अब क्या है, अब ऐसी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे अपने पद पर बने रहें, इसके लिए 2 विकल्प हैं, परंतु दोनों विकल्पों के साथ कुछ समस्याएं हैं। तो हम इन दोनों विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं कि ये 2 विकल्प उद्धव ठाकरे जी के सामने क्या हैं। तो पहला विकल्प जो है, इस विकल्प के अनुसार संविधान का अनुच्छेद है 171। इस अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। ऐसे सदस्य, ऐसे लोगों को जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हों। तो ऐसे क्षेत्र के लोगों के 1/6 लोगों को, मतलब जो विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है टोटल, उसके 1/6 जो हिस्सा होगा वो ऐसे सदस्यों से या ऐसे लोगों से यह भर सकता है। तो राज्यपाल यह कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को समाज सेवा, सोशल सर्विस सेक्टर से या फील्ड से इनका मनोनयन कर दें। परंतु मनोनयन करने के लिए सीटों का खाली होना भी आवश्यक है। परंतु यदि देखा जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र विधान परिषद में 2 सीटें जो हैं राज्यपाल के मनोनयन के लिए खाली हैं। परंतु यहाँ भी एक पेच है। अब यह पेच क्या है कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, इसका सेक्शन 151 यह कहता है कि विधान परिषद में खाली सीट पर चुनाव या मनोनयन उस स्थिति में नहीं हो सकता है यदि जिस सदस्य की वजह से सीट खाली हुई हो उसका कार्यकाल 1 वर्ष से कम का बचा हो। मतलब यदि इसको उदाहरण से समझें कि कोई व्यक्ति ए है, इसका कार्यकाल जो है पूरा होना था जून में, परंतु इसने क्या है कि आपका मान लीजिए फरवरी में ही इसने इस्तीफा दे दिया। जून में इसका पूरा होना था पर फरवरी में ही इसने इस्तीफा दे दिया, किसी वजह से इस्तीफा दे दिया या देहांत हो गया, तो ये सीट इनकी क्या हो गई, खाली हो गई। अब जो टाइम ड्यूरेशन है फरवरी से जून तक कितना हुआ, 4-5 महीने होते हैं, तो ये 4-5 महीने हैं, मतलब कि 1 साल से कम का टाइम बचा हुआ।
अब ये चूँकि 1 साल से कम का टाइम बचा हुआ है, इसलिए इसका यहाँ पर चुनाव नहीं करवाया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि बाई चांस 1 साल से अधिक भी टाइम होता है, मान लीजिए कि जो सीट खाली हुई उसके लिए 1 साल से अधिक है, तो जिसका मनोनयन होगा या जिसका चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है, जो चुन के आएगा, वो बाकी समय के लिए ही, जितना बाकी समय है उसी कार्यकाल के लिए वो उसका चुनाव या मनोनयन होगा। अब दिक्कत क्या है कि जो 2 सीटें खाली हैं यहाँ पर, उन 2 सीटों के लिए जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष से कम बचा हुआ है। तो अब 1 साल से कम बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, चुनाव कराया नहीं जा सकता। तो ये विकल्प जो है ये फुलफिल नहीं होगा, इस विकल्प को ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे दें, जब 6 माह पूरा हो तब इस्तीफा दे दें और पुनः शपथ ग्रहण कर लें। मतलब अपने जो उनको समर्थन कर रहे हैं उनके साथ अपने समर्थन की जो चीज़ें हैं वो राज्यपाल को प्रस्तुत करें और फिर से शपथ ग्रहण कर लें और फिर से 6 माह तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये विकल्प अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह विकल्प पहली बार होगा, ऐसा पहले भी हुआ है। 1996 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने तेज प्रकाश सिंह, जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा पंजाब में केवल विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इनको मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। और 6 माह के बाद इनको क्या हुआ, चूँकि ये सदस्य नहीं थे, इनको इस्तीफा देना पड़ा और जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद पुनः इनको मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तब ये जो मामला है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया कि यह जो रिजाइन एंड रीअपॉइंटमेंट वाली प्रोसेस है, मतलब कि एक बार आप 6 माह के लिए नियुक्त होइए, फिर रिजाइन दीजिए, फिर 6 माह के लिए रीअपॉइंट हो जाइए, तो इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने गैर लोकतांत्रिक, अवैध और असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जो ये आर्टिकल 164 जोड़ा है, 164 का सेक्शन 4 का जो प्रावधान किया है, यह इसलिए नहीं किया है कि कोई व्यक्ति जो है वो इसका दुरुपयोग कर सके। ऐसे तो कोई व्यक्ति क्या है कि बिना चुनाव लड़े 6 माह के अंतराल करके पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है, तो फिर चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, गैर लोकतांत्रिक, अवैध और असंवैधानिक बताया। तो यदि ये प्रोसेस अपनाते हैं उद्धव ठाकरे तो भी यह काफ़ी दिक्कत होगी इनके लिए। तो ये पूरी बात थी जिसकी वजह से 164 जो है चर्चा में था। अब चूंकि यहाँ पर हमने विधान परिषद की बात की है तो विधान परिषद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अनुच्छेद 169, संविधान का अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की क्या प्रक्रिया होगी, मतलब किस प्रकार से किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या पहले से है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, इसके अनुसार संसद जो है वो विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करने के लिए विधि बना सकेगी। मतलब यह जो अथॉरिटी है पूरी वो किसके पास है, वो संसद के पास है। परंतु इसमें शर्त यह है कि बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। जब विधानसभा ऐसा कोई संकल्प पारित करेगी कि विधान परिषद हमें यहाँ पर स्थापित करना है या समाप्त करना है, तब संसद जो है विधि बनाती है। और ऐसा संकल्प जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए यह प्रस्ताव। फिर यह प्रस्ताव जो है संसद के पास जाएगा। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो पूरी प्रक्रिया है इसे आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में का संशोधन नहीं समझा जाएगा। और यहाँ एक और न्यूज़ याद रखिएगा कि अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने, चूँकि आंध्र प्रदेश में भी क्या है, विधानसभा भी है विधान परिषद, तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था वहाँ के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो वह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, परंतु आंध्र प्रदेश की विधानसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के किन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद जो है वो अस्तित्व में। कहाँ कहाँ? बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 के नाम याद रखिएगा। और एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि चूँकि पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा और विधान परिषद था, तो अर्थात जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था।
परंतु जब से यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से यहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, अब केवल 6 राज्यों में जिनके नाम अभी हमने गिनाए हैं। तथा कुछ अन्य बातें देखें तो आर्टिकल 171 के अनुसार किसी राज्य की जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या, मतलब कि किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, उसकी कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम जो है वो 40 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो यह दोनों क्राइटेरिया याद रखिएगा, मिनिमम 40 से कम नहीं होगा और अधिकतम कितना होगा, उस राज्य में जो विधानसभा होगी उस विधानसभा के जो टोटल मेंबर्स होंगे उनके जो मेंबर हैं उनका 1/3 से अधिक जो है संख्या विधान परिषद में नहीं हो सकती है। अब थोड़ी सी चर्चा विधान परिषद की संरचना के बारे में करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब इसके सदस्य कैसे कैसे चुने जाते हैं। तो आर्टिकल 171 के सेक्शन 3 के अनुसार में यह प्रावधान किया गया कि यह जो विधान परिषद होगा इसके जो टोटल मेंबर होंगे विधान परिषद के उसका 1/3 जो सदस्य होंगे वो नगर पालिका, जिला बोर्डों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि 1/12 भाग जो होंगे वो टोटल सदस्यों के वो 3 वर्ष पूर्व जिन्होंने स्नातक पूरा कर लिया है उनके द्वारा चुने जाएंगे, और 1/12 भाग जो हैं ऐसे व्यक्ति जो 3 वर्ष पूर्व से कार्यरत माध्यमिक या उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनके द्वारा चुने जाएंगे। तथा 1/3 भाग जो हैं ये 1/3 भाग ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि 1/6 भाग जो हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनयन किए जाएंगे। तो यह इसको अच्छे से याद रखिएगा। तथा कुछ अन्य बातें देखें तो विधान परिषद जो है यह क्या है, यह स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा जो है वो स्थायी सदन नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाता है। तो विधान परिषद स्थायी सदन है या डाइल्यूट नहीं होता है तथा इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका हर 2 वर्ष बाद 1/3 का चुनाव होता है। अब आगे चलते हैं, आगे है किस्सा खवानी बाजार नरसंहार के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए आया कि यह इस किस्सा खवानी जो बाजार नरसंहार था इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं 23 अप्रैल 2020 को, और यह जो घटना नरसंहार हुआ था यह घटना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो पश्चिमोत्तर जो ब्रिटिशकालीन पश्चिमोत्तर प्रांत है इसके पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 31 तक चलता है, इसका जो नेतृत्व था वो सीमांत गांधी उर्फ खान बहादुर उर्फ बादशाह खां के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया था यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और इन्होंने यहाँ के उत्मांझी टाउन में एक भाषण दिया जिसकी वजह से 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने इनको और इनके साथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी का क्या है कि वहाँ पर काफ़ी तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ और पेशावर के किस्सा खवानी बाज़ार में जो प्रदर्शनकारी थे उन पर सेना की गाड़ी चढ़ा दी गई, मतलब उनको रोकने के लिए, उनके प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए उन पर सेना की गाड़ियाँ चढ़ा दी गई जिससे काफ़ी लोग मर गए। तो यह एक प्रकार का नरसंहार था। ऐसा ही नरसंहार आपको 1919 में देखते हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 को, परंतु दोनों में अंतर यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियाँ चलाई गई थी और यहाँ पर गोलियाँ नहीं चलाई गई थी बल्कि यहाँ पर गाड़ियाँ ही चला दी गई थी, गाड़ियों से कुचल दिया गया था। अब थोड़ा सा खुदाई खिदमतगार के बारे में बात कर लेते हैं, इससे प्रश्न बनता है। तो खुदाई खिदमतगार एक संस्था था जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाता था। इसकी स्थापना खान बहादुर गफ्फार खां के द्वारा 1929 में की गई थी और यह इसके द्वारा नॉन वायलेंट मतलब अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जाता था। इसके जो सदस्य होते थे वो लाल कुर्ती पहनते थे या रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और यह मेनली यहाँ पर कर न देने का आंदोलन इन्होंने चलाया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संबंध में। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि इस जो इंडेक्स को जारी कौन करता है, क्योंकि अधिकांश बार क्या होता है परीक्षा में पूछ लेता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। यदि इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो इस वर्ष 2020 के लिए इसकी जो रैंकिंग भारत की 142वीं है,
जबकि 2019 में मतलब पिछले वर्ष 140वीं रैंक थी। इस प्रकार से 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अब इस जो सूचकांक है या इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो इस पर नंबर 1 पर नॉर्वे है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे लगातार चौथी बार नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। जबकि लास्ट मतलब 180वें, चूँकि 180 देशों का इसमें सर्वे किया गया है, तो लास्ट 180वें नंबर पर कौन है? उत्तर कोरिया, जो कि पिछले वर्ष 179 पोजीशन पर थी। तथा यदि पड़ोसी देशों की बात करें भारत के, तो इसमें पाकिस्तान की जो रैंक है 145 है, चाइना की 177 है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। बांग्लादेश की 151 है, नेपाल की 112 है, श्रीलंका की 127 है, जबकि भूटान की 67 है। मतलब हमारे पड़ोस में सबसे अच्छा रैंकिंग किसी की है तो वो भूटान के 67 है। तो यदि देखें तो हमारी रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से अच्छी है, परंतु नेपाल, श्रीलंका और भूटान से काफ़ी ख़राब है। अब प्रश्न उठता है कि भारत की रैंकिंग कम होने के कारण क्या है? पिछले वर्ष से ही दो पॉइंट घट गया। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे कि पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक हेट कैंपेन चलाया जाना, मतलब विभिन्न प्रकार के हेट कैंपेन। कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो किसी पर्टिकुलर विचारधारा को यदि फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक हेट कैंपेन चलाया जाता है। दूसरा, पत्रकारों के खिलाफ कई तरह के केस करना, जैसे कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला देना या और कई तरीके के मुकदमे चला देना उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर, या उनके साथ पुलिस हिंसा किया जाना। तथा इसके अलावा कश्मीर में जो क्लाम डाउन था, जो बंदी की दौर था, इस स्थिति की वजह से पत्रकार जो वहाँ पर अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाए, यह भी एक कारण था कि भारत की रैंकिंग जो है वो गिरी है। तो इस प्रकार से कई सारे कारणों की वजह से यहाँ पर भारत की रैंकिंग गिरी है। आगे बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो यह जो इंडेक्स है यह 2002 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है, और इसको कौन प्रकाशित करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, और इसके द्वारा 180 देशों में सर्वे करने के आधार पर इसको जारी किया जाता है। और यह सूचकांक बताता क्या है? तो यह सूचकांक जो है बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब इस प्रकार साधारण भाषा में कहें तो यह इंडेक्स यह बताता है कि किस देश में पत्रकारिता करना आसान है, मतलब पत्रकारों को जो है वो उनका कार्य आसानी से उनको करने दिया जाता है और किसी प्रकार उनको थ्रेट नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में, NBS। तो यह क्या है? तो अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति तथा CCEA ने 2020-21 के लिए फास्फोटिक और पोटाशिक अर्थात P&K उर्वरकों या फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का जो रेट है उसको निर्धारित या फिक्स करने की अनुमति या अप्रूवल दे दी है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि सरकार जो है वो फास्फोटिक एंड पोटासिक उर्वरकों के उत्पादकों अर्थात जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको न्यूट्रिएंट के आधार पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, और यह सब्सिडी वार्षिक आधार पर दी जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ ध्यान रखिए कि इन उर्वरकों में मतलब यह इस प्रकार की जो NBS जो सब्सिडी होती है, इस प्रक्रिया में आपका यूरिया जो होता है वो शामिल नहीं होता है। इसमें आपके यही दो शामिल होते हैं, फास्फोटिक एंड पोटासिक। कुछ अन्य बातें देखें तो ये जो फास्फोटिक एंड पोटासिक उर्वरक हैं इसके उत्पादकों अर्थात मैन्युफैक्चरर को एक उचित मूल्य अर्थात रीजनेबल प्राइस जो होता है वो तय करना होता है, एक रीजनेबल MRP तय करनी होती है। परंतु यह जो रीजनेबल प्राइस होता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमतें कैसी हैं, मुद्रा की विनिमय दर कैसी है, देश में इस फास्फोटिक एंड पोटासिक उर्वरकों के उत्पादन के जो संस्थान हैं उनकी स्थिति कैसी है, या जो केंद्र हैं उनकी उपलब्धता कैसी है। तो इत्यादि कारणों पर यह जो आपका रीजनेबल प्राइस जो इन मैन्युफैक्चरर द्वारा तय किया जाता है इसके आधार पर तय किया जाता है। अब इसका लाभ क्या होता है? तो इसका लाभ यह है कि किसानों को सही मूल्य और सही मात्रा में यह उर्वरक उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करते हैं जिससे कि किसान आसानी से खरीद सकें, और इनको सरकार के द्वारा जो होता है वर्ष में एक बार जो भी होता है इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है।
तथा यदि यूरिया की बात करें तो यूरिया के दाम जो होती है वो सरकार खुद नोटिफाई करती है, मतलब सरकार स्वयं यूरिया के दामों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कंट्रोल जो यूरिया का है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वही निर्धारित करती है कि कितना रेट होना चाहिए। तथा यह जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है यह उर्वरक विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, और यह उर्वरक विभाग जो है वह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अबुबाची मेला के संबंध में। तो यह चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए आया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसलिए यह चर्चा में आया। अब इस अबुबाची मेले के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमें पता होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो इस मेले का जो आयोजन है वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक जो माहवारी होती है, एनुअल मेनिस्ट्रेशन जो होता है, उसको दर्शाने वाले त्यौहार के अवसर पर या त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का जो निर्माण है वो दानव राजा नरकासुर ने करवाया था, और यह मंदिर जो है यह नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है, जिसका उत्तरी भाग जो है अर्थात नीलांचल पहाड़ियों का उत्तरी भाग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। किंतु इस मंदिर से संबंधित वर्ष 1565 के बाद के जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं उन अभिलेखों के अनुसार इसका जो पुनर्निर्माण है इस मंदिर का वो कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण के द्वारा करवाया गया था। तथा जो यह कामाख्या मंदिर है यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। जो शक्ति पंथ होते हैं ये इसमें ईश्वर की पूजा में माता या देवी के रूप में की जाती है। तथा इस प्रकार से कोविड-19 के कारण पिछली 6 शताब्दियों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। तथा इस मेले के बारे में कुछ और चीज़ देखें तो यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है या आयोजन है। अबुबाची मेले का जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के मध्य असम के आहार महीने में, जब सूर्य जो है मिथुन राशि में होता है, तब इसका आयोजन किया जाता है। और इसी से संबंधित है एक तुलोनी बिया प्रथा या तुलोनी बिया रस्म। यह रस्म क्या है इसको देख लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक जो माहवारी एनुअल मेनिस्ट्रेशन को चिन्हित करने वाले जो कर्मकांड होते हैं, आधारित जो त्यौहार होते हैं, इसके कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जो जुड़ी हुई वर्जनाएं हैं वो यहाँ पर कम है। तो असम के में लड़कियों के नारित्व अर्थात वुमेनहुड जब उनकी माहवारी चालू होती है तो इसकी प्राप्ति एक रस्म के साथ मनाई जाती है, जिसे तुलोनी बिया, इस रस्म को क्या कहते हैं? तुलोनी बिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है छोटी शादी। और भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कुछ प्रथाएं चलती हैं, जैसे कि केरल के अलेप्पी जिले में के चेंगनूर शहर में देवी मंदिर में इसी तरह की प्रथा का पालन किया जाता है। इसके तहत देवी के मासिक धर्म की अवधि के दौरान मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 24 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कोविड-19 से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई सारे जो पंचायत प्रमुख रहे हैं उनसे चर्चा की। अब हम लोग थोड़ा सा यह जो पंचायती राज है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस है, यह दिवस मनाने की जो शुरुआत है वह 2010 से हुई है। तथा 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा अर्थात ये जो 73वां संविधान संशोधन था, इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाग 9 जो है मूल संविधान में भी था, ऐसा नहीं कि ये कोई नया था, पहले से भी भाग 9 था, परंतु जो मूल संविधान में भाग 9 था उसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित जो उपबंधों की चर्चा है वो आर्टिकल 243 के तहत, मतलब केवल एक ही आर्टिकल था 243, परंतु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को दोबारा जोड़ा गया और इसका जो शीर्षक रखा गया उसका शीर्षक है पंचायतें। और इसके तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अर्थात इंग्लिश में कहते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित
उपबंध, मतलब जहाँ पहले एक उपबंध था अब कई सारे उपबंध इसमें किए गए हैं। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिए कि 73वें संविधान संशोधन क्या क्या जोड़ा गया है। तो पहली चीज़ कि भाग 9 जोड़ा गया पंचायती शीर्षक से, और 243 ओ तक के उपबंध जोड़े गए। दूसरा कि 11वीं जो अनुसूची है वो भी इसके द्वारा जोड़ी गई, और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई, 29 विषयों की। अब ये जो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस था, इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ पहलों को भी प्रारंभ किया गया। जैसे पहला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो यह पोर्टल जो है पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। अब यह पोर्टल करेगा क्या, तो जो कि सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। मतलब उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी उनकी निगरानी इसके द्वारा की जा सकेगी। दूसरा है स्वामित्व योजना, इसको भी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। तो यह क्या है, तो यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिहायशी जमीन है उनके सीमांकन का कार्य किया जाएगा। तो इससे जो संपत्ति का सत्यापन वाला है मामला, उसका ये समाधान इसके जरिए किया जाएगा। तथा कुछ पुरस्कार भी इससे संबंधित हैं, तो इसके बारे में देख लें। तो पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। इसके तहत निम्न 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला पुरस्कार होता है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, और तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। अब हम लोग थोड़ा सा पंचायती राज जो व्यवस्था है भारत में उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए। तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे ये भारत के गवर्नर थे। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव जो है इनके द्वारा लाया गया, जिसे इनके इस प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड गठन का प्रस्ताव रखा था। तथा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में रखा गया था। हस्तांतरित विषयों में रखने का मतलब कि इस पर जो भी नियम कानून बनाएंगे वो जो प्रांतीय सरकारें होंगी उनके द्वारा बनाया जाएगा, ना कि केंद्रीय सरकार के द्वारा। तथा कुछ अन्य बातों को देखें तो स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो यदि पूछा जाए कहीं पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है, तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ होता है। परंतु यह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह इसका अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। तो इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। तो उसने भी यही कहा कि यह अपेक्षित जो है सफलता इसके द्वारा नहीं मिल पाई। तो इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही कि हमें इसको अपनाना चाहिए। तो इन्हीं की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने यह जो त्रिस्तरीय पंचायत था उसको स्वीकार किया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। और इससे संबंधित जो अधिनियम था वो सबसे पहले राजस्थान की जो राज्य विधानसभा थी उसने ही पारित किया था। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को। तो अब प्रश्न उठता है दूसरा जो इस प्रकार का त्रिस्तरीय पंचायत को उद्घाटन किया गया था, तो दूसरा कहाँ पर हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1959 को, मतलब इसी वर्ष आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला के शादनगर विकास खंड में उद्घाटन किया गया था। तो पहला राजस्थान में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग थोड़ा सा पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समितियों के बारे में देख लें। तो पहली समिति जो आती है वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति आती है। कई बार क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि पहले कौन आए उसके बाद कौन आए, तो क्रम लगाइए। तो सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की। यह जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय होना चाहिए, और इसके साथ ही
इन्होंने यह कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि इसका जो चुनाव है वह पार्टी फोरम पे होना चाहिए, मतलब इसमें दलों को हिस्सा लेना चाहिए। तीसरा जो आपकी समिति आती है GVK राव समिति, इन्होंने 4 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात की, मतलब जो स्थानीय ये स्वशासन है ये इन्होंने 4 स्तरीय करने की बात की है। चौथा आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने भी ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की। इन्हीं की सिफारिशों पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन, कौन सा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, परंतु यह जो अधिनियम था वह पारित नहीं हो सका। तो बाद में यही अधिनियम यही जो प्रावधान है वो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के नाम से आता है। ठीक है, तो पहले कौन था, 64वां था, वो पारित नहीं होता, फिर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा जो 73वें संविधान संशोधन का जो आधार बना था वो कौन था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी। तथा यहाँ 2 शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस पर पूछा जाता है प्रश्न और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहला है कि ग्राम को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव या गांव का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है। याद रखिएगा, इसको निर्दिष्ट कौन करता है या इसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ग्राम सभा कहते किसे हैं। तो ग्राम की मतदाता सूची, मतलब ग्राम की मतदाता सूची क्या होगा, ग्राम क्या होगा, जो गाँव या गाँव का जो समूह होगा। तो ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। अब लास्ट में एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति बनी हुई प्राप्त होती है। तो यह जो मूर्ति है आपकी मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो यहाँ थोड़ा सा और याद रखिएगा, जो धौलावीरा ये कहाँ पर है, यह आपका गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में। अब थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देखें तो यह जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने वाले जो व्यक्ति की मूर्ति मिली है, ये इनको दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा थी तथा यह जो प्रतिमा है यह तिपतिया या टेरी फॉल पैटर्न वाली साल में लिपटे हुए एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। ठीक है, और यह अर्ध प्रतिमा मतलब केवल कमर के ऊपर का हिस्सा है और इस मूर्ति में आंखें लंबी हैं और आधी बंद है, जैसे कि वो ध्यान की मुद्रा में हो। इसके अलावा दाहिने हाथ पर एक बाजू बंद है और सिर पर जो है वो सादी बनी हुई पट्टिका पहने हुआ है। तो इस वीडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।